मेरे साथ सासाराम से एमपी मनोज कुमार हैं जो पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। जी, जी। कैसा अनुभव रहा पहला दिन? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने पार्लियामेंट के जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे जैसे गरीब बाप का बेटा, मज़दूर बाप का बेटा को वहाँ के जनता ने मुझे सांसद में भेजने का काम किया, इसलिए बहुत बहुत आभार। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं शपथ लिया और ये जो मेरा ये जो पल था और दिन था मेरे लिए बहुत 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 अच्छा दिन था, खुशी का दिन था। ऐतिहासिक दिन आपके ऐतिहासिक लिए। दिन था। जी, जी। सांसद इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके टीवी को, आपके चैनल को और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे आवाज़ों को लाखों लोग के पास पहुंचाएंगे। सासाराम के लाखों लोगों ने आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी है। आप लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, उनकी आकांक्षाओं का, एकदम, उम्मीदों एकदम, का। एकदम, एकदम क्या श्योर। कुछ सोचा है, क्या इश्यूज हैं सासाराम से जुड़े आपको लगता है देखिए, जो बेरोजगारी आप चरम उठाएंगे? सीमा पर है। सबसे उससे पहले मैं कांग्रेस पार्टी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, इंडिया गठबंधन को, कि आप सभी लोगों ने मुझे मदद किया। कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया और देखिए मेरी मुद्दा जो है किसानों की है, बेरोजगारी की है, शिक्षा का जो बदहाली है, स्वास्थ्य का बदहाली है। वहाँ हमारा जो है कैमूर का एक पहाड़ी है जिसको पर्यटक स्थल बनाना चाहता हूँ। पानी के लिए बड़ी लोग सफ़र कर रहे हैं, उसकी ये सब सारी मुद्दा है तो लेकर के मैं आगे बढ़ूँगा और आगे आपकी भी मदद चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हमसे बात थैंक यू करने के लिए सर। आपका बहुत 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 आपको शुक्रिया भी एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मेरे साथ हरिंदर मलिक हैं जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और पहली बार लोकसभा चुनाव जीते हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से। एक बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट थी मुजफ्फरनगर और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से आपकी काफ़ी कांटे की टक्कर रही। जो मैंडेट मिला आपको वहाँ पर, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, दो बात हुई। सरकार की नीतियों के विरुद्ध लोग गए और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनके जो कार्यकाल को लोगों ने याद किया, 12 से 17 कार्यकाल को, और उनके नाम पर वोट मिला। हमारा काम वोट डलवाना था, वोट गिनवाना था, वोट पार्टी का था। और उन्होंने सरकार को बदलना चाहा था, मुजफ्फरनगर के लोगों ने कामयाब नहीं हुए, वो दूसरी बात है। परंतु प्रयास मुजफ्फरनगर का तो सफल रहा कि उन्होंने अपना मेंबर पार्लियामेंट तो बदल दिया। अब सरकार नहीं बदल पाए और 750 किसानों की शहादत भी मुजफ्फरनगर के लोग भूल नहीं पाए थे, क्योंकि मुजफ्फरनगर में किसान यूनियन का मुख्यालय है, वहाँ वो रहा। दूसरा, अग्निवीर के नाम पर जो लोग फंसे, उससे लोग तबाह थे। न नौजवान को रोजगार मिल रहा है। आप धर्म की लड़ाई कब तक लड़ोगे? आप किसी एक धर्म को निकाल नहीं सकते। आप धर्म के नाम पर लड़ा करके उल्लू सीधा करते रहो, उससे कोई लाभ नहीं है। आप हमें तो कहते हैं लड़ो, आप विदेश में जाते हो तो वहाँ उनके राजनयिक को गले मिलते हो कोड़ी भर करके। हरिंदर मलिक अगर मुफ्ती जुल्फ़िकार के साथ गलबाहें करता है तो पाप है, और मोदी जी करते हैं सऊदी में जाकर तो बड़ा धर्म है। तो ये लोग इस अब डबल उस पर आदमी जी। विश्वास नहीं करता। चुनाव नतीजे के बाद आप पहली बार लोकसभा में गए, आपका कैसा अनुभव रहा? देखिए, इससे पहले मैं 5 बार में सदन के लिए निर्वाचित हो चुका। आज वास्तव में लोकसभा का मैं पहली बार निर्वाचित हुआ। मेरा लंबा स्वप्न था। मैं गया, अच्छा लगा, सब साथी मिले, पुराने साथी भी मिले जो राज्यसभा में मेरे साथ थे, जो विधानसभा में मेरे साथ थे वो साथी भी मिले, उनसे मिले, अच्छा लगा। एक एहसास हुआ कि इस यहाँ बैठ कर के, इस सदन में बैठ कर के मुझे जहाँ पार्टी की नीतियों के अनुसार अपने समर्थकों के आकांक्षाओं पर पूरा खरा उतरना है, उन जिम्मेदारियों का एहसास भी हुआ कि ये जिम्मेदारियों का निर्वहन भी हमको यहाँ करना है। जी। क्या इश्यूज़ हैं आपको लगता है मुजफ्फरनगर को लेकर, जिसको आपको लगता है कि आपका लोकसभा में होना मुजफ्फरनगर के लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उन्होंने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी है? मैं निश्चित रूप से कमेरों का वकील हूँ। मैं कमेरों की वकालत करूँगा, यानी कि मैं चाहूँगा कि मुजफ्फरनगर को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, पहली 3 प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। इसके लिए मुजफ्फरनगर की कनेक्टिविटी अच्छी हो। ये जो रैपिड रेल सर्विस है, ये मुजफ्फरनगर तक पहुँचे। हमारे यहाँ बढ़िया इंस्टीट्यूशन खुले, एजुकेशन के बढ़िया मेडिकल कॉलेज खुले सरकार का, हॉस्पिटल में दवाई सस्ती हो, स्कूल में पढ़ाई सस्ती हो और सिंचाई निःशुल्क हो। यही तो हम चाहते हैं। ये चाहते हैं आप? हैं? एक आखिरी सवाल छोटा सा, कि आपकी अखिलेश यादव के साथ एक मीटिंग हुई है, क्या उसमें कुछ सुझाव दिया अखिलेश यादव ने सपा, क्योंकि सपा अब देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है इस लोकसभा में?
समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी साथियों से जो मीटिंग की है, मीटिंग तो प्रेस के लिए नहीं होती, ब्रीफ करने की जिम्मेदारी दूसरे साथियों की है, वो करेंगे। जहाँ तक बात हुई है, उनका तो जनरल एक ही बात है कि आप कमेरों के वकील हो, आप लोकसभा में आए हैं, अनुशासन में रह करके अपने लोगों की मुद्दों को और राष्ट्र हित के मुद्दों को तत्परता से, सजगता से उठावें। आप ज़्यादा समय सदन में दें और अनुशासित रहें। अनुशासित रहे। कुछ मुद्दों का भी उन्होंने जिक्र किया जिस पर मैंने कहा सारी बातें जो पार्टी में जो मीटिंग होती है, जिसे ब्रीफ करने की जिम्मेदारी है वही ब्रीफ करेंगे, उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पर आप प्रेस के लिए नहीं होती जी। पर आज जैसे विपक्षी सांसदों ने एकजुट होकर प्रदर्शन भी किया है आज। प्रदर्शन तो नहीं किया, केवल सरकार को ही बताया है कि हम जो यहाँ निर्वाचित सदस्य और निर्वाचित सरकार बैठी है, वो देश इस संविधान के मुताबिक चलना चाहिए। संविधान है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट की, प्लीज नेवर फॉरगेट इट, केवल ये रिक्वेस्ट की है कि इसे भूलो मत, इसे याद रखो। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेरे साथ मनीष जायसवाल हैं जो पहली बार लोकसभा चुनाव जीते हैं हजारीबाग हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट से। आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार आप लोकसभा में गए चुनाव जीतने के बाद, आपका पहला अनुभव कैसा? देखिए, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और हर आदमी का एम्बिशन होता है, अगर वो राजनीति में है, कि यहाँ तक जरूर पहुँचे। तो जनता की दुआ से और पार्टी की दया से मैं यहाँ तक आया हूँ और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जिस आस्था और विश्वास के साथ लोगों ने मुझे यहाँ तक भेजा है, उनके तमाम जो उनकी चाहते हैं उस पर मैं खरा उतर सकूं। पहला अनुभव कैसा था जब आप पहली बार लोकसभा के अंदर गए? कभी सोचा था? देखिए, जब एक ही आशा रहता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, जब हम लोग मोदी जी को देखते हैं, ऐसे बहुत सारे लीडर्स को देखते हैं, तो कि यही एक पार्टी है जो कि एक कॉमन मैन को भी, जिसके परिवार का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं हो, उसको भी पहुंचा सकती है कहीं पर भी। तो जब मैं आया तो मुझे लगा कि जैसे मैंने अपने पिताजी के हसरतों को पूरा किया है, क्योंकि वो भी राजनीति में थे। बड़ा अच्छा सुखद अनुभूति है। आप हजारीबाग से आते हैं और इसी तौर पर झारखंड के कई इलाके हैं जो काफ़ी पिछड़े हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है, विकास की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। कुछ आपने सोचा अगले 5 साल आप किस तरह से जो विकास की ज़रूरतें हैं झारखंड में, उसको आप लोकसभा के सामने रखेंगे? देखिए, हम लोगों ने जब अभी चुनाव का कैंपेन किया, उसमें हम लोग लगभग 1200 गांव गए। इन गांवों में जो समस्या हम लोगों ने, पहले डेवलपमेंट तब हो सकता है जब वो क्षेत्र में समस्या से रहित हो, तो 4-5 ज़बरदस्त समस्याएं हम लोगों ने उसको लोकेट किया, जिसमें सबसे पहला है विस्थापन की समस्या। जो 60s में डैम बने हैं, आज तक उनका भी विस्थापन जो है वो नहीं हो पाया। आप तिलैया डैम देख लीजिए, कुनार डैम देख लीजिए, पतरातू डैम देख लीजिए। कोल माइंस की जो विस्थापित हैं, चाहे एनटीपीसी का माइंस हो, सीसीएल का माइंस हो, टाटा स्टील का माइंस हो, इन सभी माइंस में बहुत बड़ा विस्थापन है। और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो विस्थापन की समस्या है। उसके बाद रेलवे, पैसेंजर ट्रेनों की समस्या बहुत बड़ी है हजारीबाग में। तीसरा अगर हम लोग देखें तो ड्रिंकिंग वाटर, चूँकि माइंस एरिया है तो लेयर नीचे चला जाता है, तो ड्रिंकिंग वाटर का बहुत बड़ा समस्या है। और जल जीवन मिशन, लगभग कहिए कि झारखंड में जो है वो लूट का शिकार हो रहा है। चौथी समस्या जो है वो सड़कों की है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से हम लोग प्रयास करेंगे कि इनको बटे। तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है, अब इस पर काम करने की ज़रूरत है। बस अब ये शुरुआत हो रही है, तुरंत इस पर लग जाएंगे हम। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ टीडीपी के नए सांसद टी कृष्णा प्रसाद हैं जो फॉर्मर डीजीपी भी रहे हैं तेलंगाना के और पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। पहली बार कृष्णा प्रसाद जी आप आज लोकसभा में गए, कभी सोचा था कि लोकसभा सांसद बनेंगे? ये ऐसा सोच में कभी नहीं आया था। ऐसा है, पहले तो आईपीएस में ज्वाइन किए थे, 35 साल काम किए। 35 साल काम करने के बाद कई चीज़ें ऐसे रह गए थे कि वो कुछ आइटम्स जो कंप्लीट करना था वो नहीं किए, वो ऐसे रह गए। तो
हमको लग रहा था कि पब्लिक सर्विस में ख़ास करके कुछ करना है। हालांकि जब मैं सर्विस में था उसी समय मैं एक फाउंडेशन रख के केपी फाउंडेशन रख के काम कर रहा था। उस काम में जो है ख़ास करके विलेज अडॉप्शन मॉडल में विलेज को अडॉप्ट करके वहाँ के लड़की लोगों का जो तालीम है जो जिसे ड्रॉप आउट बोलते हैं, सो आई वॉज वर्किंग मोस्टली ऑन द गर्ल चाइल्ड एजुकेशन so that the dropout children are brought back to the school. And then several times what happens is the children cannot go to the next school because that is far away from their village, 5 kilometers, 6 kilometers. So I addressed that problem in few villages, gave them bicycles from my salary and encouraged them to go to the next village and continue their education. Result and impact was fantastic. एक लड़की उनमें से जो 5th क्लास में ड्रॉप आउट हुई थी, फिर मैं दोबारा उनको ले जाके स्कूल में ज्वाइन किया, वो आज बीटेक कंप्लीट करी है। इसी तरह 3 लड़की जो है बी फार्मेसी किए हैं, 2 लड़की बी एजुकेशन कंप्लीट किए हैं। तो बहुत अच्छा लगा, तो हमको लगा और भी ज़्यादा देना चाहिए। बीच में फिर कोविड आ गया था। कोविड के समय भी हमको मौका मिला, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन हमारे संपर्क में आए, बोले हमको कुछ करना है भारत देश के लिए। हमको जो है ऑक्सीजन वेंटिलेटर, आपको याद होगा उस समय ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन की कमी थी और ऑक्सीजन के लिए लोग गिर जा रहे थे, मर जा रहे थे और फिर आईसीयू बेड नहीं मिलता था। अपने मित्र लोग कभी फ़ोन करते थे, लगता था वो आईसीयू बेड के लिए आया तो ऑक्सीजन के लिए फ़ोन करा था, इतना बुरा हालत था। तो वो आए हमारे पास, ईमेल भेजे, फ़ोन करे, तो हम जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी और उनके चीफ सेक्रेटरी से सब संपर्क करके 16,000 ऑक्सीजन वेंटिलेटर हमने भेजा और 23 अस्पताल बनाए, अस्पताल नहीं अस्पताल बनाए, ग्रीनफील्ड। तो ये ऐसा अच्छा काम जो हुआ है, उसके बाद में लगा भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर मौका मिल गया, मौका नहीं मिलता कभी, मौका बनाना पड़ता है। तो मौका बना के फिर करेंगे, पब्लिक सर्विस में जाएंगे, पब्लिक सर्विस कतई करके दिखाएंगे। ये करके हमने सोचा, फिर हमने पॉलिटिक्स में आया। तो भगवान पर एक पहला दिन का अनुभव कैसा था जब आप पहली बार लोकसभा में इंटर किए? आज तो एकदम लग रहा था कि मतलब गूज बम जो बोलते हैं, तो कहाँ आ गए हम, क्या कर रहे हैं। और कभी सोचा भी नहीं कि देश के जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, जो 543 543 समझिए आप, उन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनमें से हम बैठ के अब से जो है पार्टिसिपेट करने वाले, देश की प्रगति के लिए, देश के प्रगति के लिए हम पार्टिसिपेट करने वाले हैं, डिसीशंस लेने जाने वाले हैं। तो बहुत अच्छा लगा, एकदम अपना जो है कंट्रीब्यूशन अभी करके दिखा सकते हैं, ऐसा लग रहा था। मेरे साथ लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद हैं जो पहली बार सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे हैं। पहली बार आप आज सदन में गए, कैसा अनुभव था? अच्छा था, इसके पहले भी मैं जा चुका हूँ सदन के, जो पहले जो राज्यसभा और लोकसभा का वो सेंट्रल हॉल था, वहाँ तक मैं पहले जा चुका हूँ। और मैं विधायक था, पूर्व मंत्री हूँ, तो उसके नाते मुझे जाने का अवसर पहले भी मिला है। तो अच्छा लग रहा था, नए नए लोग, नए नए साथी मिले हैं, तो अच्छा महसूस हुआ। अच्छा महसूस हुआ जी। काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके संसदीय क्षेत्र के लोगों ने आपको दी है। कुछ आपने सोचा है आगे किस तरह आप उनकी आकांक्षाओं को, उनके मुद्दों को रखेंगे सदन में? अब देखिए, जो हमारे क्षेत्र में मूलभूत समस्याएं हैं, उसके लिए मैं प्रयास करता रहूँगा। सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ता रहूँगा उनके लिए। जो भी ज़रूरी काम है वो करवाने का प्रयास करूँगा। क्या इश्यूज़ हैं, मतलब आपको लगता है इस चुनाव में क्या अहम मुद्दे थे, क्या वायदे आपने किए जिनको पूरा करेंगे आप? सड़कों के काम हैं, तमाम गरीब इलाका है मेरा, पिछड़ा हुआ, सड़क नहीं है, बिजली की व्यवस्था कम है, पानी की व्यवस्था कम है। इन सब मुद्दों को लेकर के मैं सड़क से सदन तक उनकी आवाज़ उठाने का काम करूँगा। और आज सपा नेतृत्व के साथ आपकी बातचीत भी हुई है? जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साथ ही थे, हम लोग साथ में ही थे। उन्होंने कुछ विशेष सलाह दी आप? नहीं, सलाह क्या, अभी तो शपथ होना, आज नहीं कल होना हम लोगों का। शपथ होने के बाद जो होगा वो किया जाएगा, पार्टी का जो आदेश रहेगा उसके तहत काम किया जाएगा। जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।